नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सियासी रणभेरी, और सियासी रणभेरी में सबसे पहले आपको बताएंगे, दरअसल पिछले 30 साल से हमारे दो की लाइन पर चलकर चुनाव कराने वाली राजस्थान सरकार ने अब अपना फैसला बदल लिया है, और अब अपना फैसला बदलते हुए पंचायत निकाय चुनाव लड़ने के लिए संतान की बाध्यता को खत्म करने जा रही है। यानी अब बच्चे दो ही हैं अच्छे, और अगर दो से ज्यादा हैं तो भी अच्छे हैं। इस संदेश के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। बच्चे अब दो से ज्यादा भी अच्छे, क्योंकि अब आप लड़ सकते हैं चुनाव। 31 साल का खत्म हुआ इंतजार। निकाय पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव। 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, क्योंकि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। जनता को एक संदेश देना चाहते हैं, जो योग्य है, कार्य करने की योग्यता रखते हैं, मन रखते हैं, और मात्र इस कारण कि उसके 2 से अधिक संतान है, वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं, इससे अयोग्यता को हटाया गया है। मित्रों, ये क्रांतिकारी कदम है। जब लाया गया तब इसकी आवश्यकता थी, अब वर्तमान में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। ये आज मंत्रिमंडल ने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने इन सभी बिलों को मंजूरी दी है। वहीं इस फैसले के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर आम जनता के मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार परिवार नियोजन जैसे गंभीर विषय पर राजनीति कर रही है। आप बताइए कि एक तरफ तो एक समुदाय विशेष को जनसंख्या नियंत्रण की सलाह देते हैं, उसको लेकर के उसकी आलोचनाएं करते हैं, और दूसरी तरफ स्वयं इस तरीके के फैसले करते हैं कि 2 बच्चों के ऊपर जो बंदिश लगाई गई थी वो कानून हम लोग निरस्त करने जा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप ये तो बताइए। क्या आप जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं, या आरएसएस जो आपको आइडिया देता है, आरएसएस जो आदेश देता है, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं? ये बताने का कष्ट करें। खैर, ये तो रही सियासी बात, लेकिन अगर इतिहास में जाएं तो 31 साल पहले बीजेपी की सरकार के दौरान ही 2 बच्चों का नियम बनाया गया था। भैरव सिंह की सरकार ने 1995 में ये नियम बनाया था। 2 से ज्यादा संतान वाले पर चुनावी रोक लगाई थी। पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था। करीब 3 दशक बाद इस प्रावधान को हटाने का फैसला लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर आखिर क्या होता है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं, क्या फैसला सामाजिक बदलाव के नाम पर लिया गया है, या इसके पीछे सियासी गणित काम कर रहा है। ये सब आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में इसका असर साफ दिखाई देगा। सहयोगी शशि मोहन के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी राजस्थान। और सरकार के 2 से ज्यादा संतान वाले व्यक्तियों को पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर मोहर लगने को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। आपको बताएं कि इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने 2 से ज्यादा संतान होने की स्थिति में चुनाव लड़ने की छूट देने पर सवाल तो उठाया और कहा कि हम प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आदर्श स्थिति में एक दंपत्ति के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। वहीं अब अमीन कागजी से पूछा गया कि उनके कितने बच्चे हैं, तो कहा कि उनके 5 बच्चे हैं। ये एनडीटीवी संवाददाता से जब बातचीत हुई उस दौरान की बातें हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है विधायक अमीन कागजी, उनसे बात करते हैं। अमीन जी, सरकार ने पंचायती राज चुनाव में बच्चों की पाबंदी को लेकर के स्थानीय निकाय चुनाव में जो फैसला लिया है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे जितना ध्यान है, ये 1995 में जब भैरव सिंह जी की सरकार थी तो ये कानून लेके आए थे, और आज इन्होंने दोनों बातों को चेंज कर दिया। बच्चों की पाबंदी हटा दी और एजुकेशन भी हटा दी कि 10वीं मिनिमम 10वीं पास था उसमें, लेकिन अब वो साक्षर होना चाहिए।
मैं कहता हूँ ये सरकार चाहती क्या, अनपढ़ लोगों को बनाना चाहती क्या? इतने अनपढ़ लोग एक को तो भुगत ही रहे हैं। हम जयपुर में घूम रहे हैं ना, साक्षर बने, आचार्य की डिग्री जरूर उन्होंने लगा रखी है, लेकिन वो साक्षर ही हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं वो। लेकिन अभी हमारी बातचीत हुई थी मंत्री जोगाराम पटेल से, वो कह रहे हैं कि सरकार ने आज केवल एक ही संशोधन किया है कि 2 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा, अपात्र नहीं होगा। साक्षरता को लेकर के कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। देखो मेरे को भी बताया ये इन्होंने, शिक्षा को लेके जो लोग सारे बातें कर रहे हैं। अब ये तो बिल आएगा जब देखेंगे। हमारी बात हुई, उन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकार में जो था वही था, और जहां तक सवाल है वसुंधरा सरकार के समय 10वीं और 12वीं की योग्यता की गई थी, लेकिन पिछली अशोक गहलोत सरकार ने वापस उस योग्यता को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बिल लेके आएंगे ना, जब पता चल जाएगा इसमें। जब अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया है, तो इनकी तो कथनी और करनी में फ़र्क होता है भाई। ये कहते कुछ हैं, बीएससी में कुछ डिस्कशन होता है, प्रतिवेदन कुछ ला देते हैं, इनका कोई यकीन मत करो आप। आपके कितने बच्चे हैं अमीन भाई? मेरे 5 हैं, 3 बेटे हैं, आपको आपने किस आधार पर फैमिली प्लानिंग की कि भाई सक्षम आर्थिक स्तर पर एजुकेशन, ये सारी चीज विचार ऐसा है। मेरे 2 बच्चे जो बड़ी बेटियां हैं उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। मेरा बेटा है सेकेंड ईयर में BBA कर रहा है। दूसरा बेटा जो है वो 10th का एग्ज़ाम दिया है। छोटी बेटी जो है 3rd क्लास में। तो हमने तो एजुकेशन पे ध्यान दिया। हमारे पास तो ईश्वर राजी है, अल्लाह राजी है, तो हमने तो क्वालिटी एजुकेशन पे, क्वालिटी स्टैंडर्ड से लाइफ जी है। तो ये हैं विधायक अमीन कागजी, जो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पर्सनल मामलों में धर्म को भी दखल नहीं देना चाहिए और व्यक्ति को अपने हिसाब से तय करना चाहिए कि वो परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करता है। हालांकि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होने की स्थिति में जो पंचायती राज में और स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने की छूट दी गई है, उसको अमीन कागजी गैर वाजिब, गैर ज़रूरी बता रहे, और साथ में वो ये भी मान रहे हैं कि उनके 5 बच्चे हैं। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, NDTV, जयपुर। अब सरकार की तरफ से फैसला तो ले लिया गया, लेकिन जहां दौसा के अंदर 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों के चुनाव लड़ने की सरकार के इस फैसले के बाद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले को लेकर के खुशी जताई है। गुढ़ा कटला में मिठाई बांट करके लोग खुशी जता रहे हैं और खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। जरा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। श्री मदन लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारे पंचायत राज जो एक्ट में 2 संतानें का जो कानून लगा हुआ था उसको खारिज करके अब सब लोगों को एक मौका दिया है। जो बड़े बुजुर्ग पंचायत राज में जो अनुभवी लोग थे वो संतानों की वजह से वंचित रह जाते थे, और अब उनको मौका दिया जाएगा। कितने भी संतानें हों वो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा उन्होंने कानून आज मंजूरी दी है कैबिनेट में। इसके लिए मैं भाजपा सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इससे पंचायत राज जो चुनावों में अनुभवी व्यक्तित्व है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी हैं, वो उनको मौका मिलेगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और जयपुर से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से अशोक गहलोत ने 2 साल बनाम 5 साल का राग एक बार फिर से अलापा है और सैटेलाइट अस्पतालों के बहाने सरकार को घेरा। 2 सैटेलाइट अस्पताल रद्द करने पर नाराजगी जताई है। कानौता और अचरौल में सैटेलाइट अस्पताल रद्द कर दिए गए और सोशल मीडिया पर इस दौरान सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई देते हैं और एक पोस्ट भी वो करते हैं और इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर में होने वाली सभा की तैयारियां जोरों पर हैं। अब इसको लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भीलवाड़ा पार्टी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी अजमेर की धरती से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का आगाज करेंगे। साथ ही 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे और इस दौरान पीएम 23,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनका किसी प्रदेश में आना अपने आप में सौगात है। 23,000 करोड़ से ज्यादा के विकास के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण, 21,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र, और यहीं से पूरे देश के अंदर सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए जो वैक्सीन इजाद किया है भारत सरकार ने, उसको यहाँ से प्रारंभ करना, यही बहुत बड़ी सौगात है और इसी की तैयारी के निमित्त आए हैं। कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह है। इस अजमेर संभाग की अब तक की सबसे बड़ी सभा होने वाली है।
वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने डाबी, सिलोर, गरडदा क्षेत्र के लिए कुल 466 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उनके द्वारा इस दौरान दौरे को लेकर के क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने सिलोर में बूंदी, सिलोर, नमाना, गरदड़ा और भोपतपुरा सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। करीब 398 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क क्षेत्र के विकास और आवागमन की दृष्टि से बेहद खास मानी जा रही है। बातों और भाषणों से लोगों के विश्वास भरोसे को नहीं जीता जा सकता। अगर लोगों को भरोसा जीतना है तो उनके दिलों को जीतना होगा, उनके साथ सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए हमारे कार्यकर्ता को भी बार बार यही कहते हैं, विकास अपनी जगह, विकास की चिंता छोड़ दो, आप जो मांगोगे सब मिलेगा। 2 साल बाद कोई काम नहीं जो आप कहोगे कि ये काम बाकी रह गया, चाहे स्टेडियम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोड हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे बिजली हो, सब बुनियादी चीजें जो बुनियादी आवश्यकता इस क्षेत्र की है, उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां द्रोणाचार्य अवार्ड विजेताओं की भूखंड आवंटन की मांग, जहां यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से मांग की गई है। खर्रा को पत्र लिख करके भूखंड की मांग की गई। 2024 बजट में सरकार ने भूखंड देने की घोषणा की थी और 2 साल बीत जाने के बाद भी भूखंड का इंतजार हो रहा है। तो यहां पर यह मांग रखी गई है और 2 साल बीत जाने के बाद भी भूखंड का इंतजार यहां पर है। वहीं आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सैनी समाज ने जयपुर में कूच किया और 22 गोदाम पर बड़ी संख्या में सैनी समाज ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा घेराव की बात कही गई। हालांकि उनकी एक कमेटी की मुलाकात विधानसभा में सरकार से हुई है, जहां उन्हें आश्वासन मिला है कि जो है प्रदर्शनकारी जो है वो कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले निगम और सरपंच चुनाव में वो वोट की चोट करेंगे। धरना स्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक चावला। जयपुर के अंदर आज माली समाज ने कूच किया है और बसों में और गाड़ियों में भर भर के जो माली समाज है वो आए हैं और बड़ी संख्या में माली समाज आज जयपुर पहुंचे हैं और विधानसभा घेराव की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 22 गोदाम में प्रदर्शन हो रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां तक आपकी निगाहें जाएगी वहां तक आपको केवल माली समाज देखेंगे। दीवारों पर आप माली समाज के जो इनके लोग हैं वो देखेंगे, पेड़ों पे चढ़े हुए हैं और जहां इनको जगह मिल रही है वहां पर ये बैठ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ये यहाँ पर जो है वो घेराव की कोशिश करेंगे। सीपी जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सीपी जी, क्या आपकी मांगे हैं और अब घेराव की कोशिश है, क्या यही आखिरी रास्ता है? देखो, हमारी सबसे पहली और आखिरी मांग सबसे पहले यही है कि हमारे आरक्षण की कमेटी बने और इस आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर विषय पे ले, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिल सके। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से 80 तारीख चाहिए। राजस्थान में हमारी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन कभी आज तक हमने कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं और इन चीज़ों में हम कभी पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि 1 बीघा जमीन थी हमारे पास में, या तो सरकारों ने उसको एक्वायर कर लिया। घेराव की बात है तो करेंगे, विधानसभा घेराव की बात है करेंगे। रास्ते में पुलिस है, भारी बल है, आपको रोक सकती है, झड़प हो सकती है, मुकदमे लग सकते हैं। देखो, मुकदमे तो हमारे पहले से ऑलरेडी इतने हैं जिसकी हद नहीं है। पिछली सरकार में जब हक के लिए लड़ने निकल बैठे हैं तो ना मुकदमों से, जेल से, लाठियों से, ये तो डरना ना बहुत पुरानी बातें हो गई। ये तो हमने पहले देख लिया, क्योंकि जेल तो हमारी पिछली बार 84 लोग जेल गए, उससे पहले भी लोग जेल गए, तो ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अब अगर कोई सीपी सैनी के नाम से डराना चाहता है, सीपी सैनी के नाम को कोई डराना चाहता है तो अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। हम ना डरने वाले हैं और ना सरकार से डरने वाले हैं, ना प्रशासन से डरने वाले हैं। हमने हर प्रकार की रणनीति बना रखी है। अगर प्रशासन सरकार डाल है तो हम बात हैं, हम आपस की लड़ाई नहीं, जोरदार तरीके से। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि कई विधायक भी आपके रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही पार्टी में, तो क्या लगता है कि आपकी बात है वो कभी ऊंचे स्तर पर नहीं रखी? देखो, हम तो चाहते यही है कि भाई सरकार हमारी मांग नहीं पूरी की, मजबूती से हमारी बात तय की। हम तो चाहते यही है। अब सरकार नहीं मानती है तो
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज राजस्थान में 4-5 विधायक अब तक उठा दिया और पत्र लिख रहे हैं। 40-50 विधायकों ने पत्र लिख दिया, पिछली सरकार में 140 ही लिख दिए, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार नहीं सुन रही, लेकिन अब हम इससे पीछे नहीं उठने वाले नहीं है। ये जो आवाज़ है ये पड़ोस में मुख्यमंत्री हाउस में घुस जाएंगे तो हम तैयार हैं। आने वाले टाइम में निगम और सरपंच के चुनाव में उसमें हरा देंगे, मर गया। हमने तो सोच लिया जो हमारे पक्ष में बोलेगा हम उसको वोट करेंगे। बिल्कुल, ये सीपी जोशी है जो कि समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाले टाइम में राजस्थान में निगम के सरपंच के चुनाव में कह रहे हैं कि वोट पर चोट भी करेंगे और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। और सैनी समाज के धरना प्रदर्शन से जुड़ा हुआ मामला है, जहां मंत्री अविनाश गहलोत धरना स्थल पर पहुंचेंगे। बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि एक तरफ सैनी समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है और आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री अविनाश गहलोत धरना स्थल पर पहुंचेंगे, ये बात भी सामने आ रही है। बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे और प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर के कोई बड़ा ऐलान करने की संभावना भी है। तो यानी कि आरक्षण को लेकर के, क्योंकि ये मांग की जा रही है कि अलग से 12% का आरक्षण इसमें किया जाए और ज्योतिबा फुले और उनको जो है सम्मान करने की बात की जा रही है। सेना में अलग से भर्तियों में भी उनको तरजीह देने की बात सामने आ रही है। देवेंद्र सिंह नरूखा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बताइए क्या जानकारी मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब वो पहुंचेंगे मंत्री जी तो इस दौरान बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। देखो शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सैनी समाज है वो 12% आरक्षण सहित जो अन्य जो मांगे हैं 11 सूत्रीय उन मांगों को लेकर आज प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से सैनी समाज के लोग 22 गोदाम पर एक धरना स्थल पर इकट्ठे हुए थे, जहां पर सुबह से ही धरना दे रहे थे। विधानसभा जो कूच करने का था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार से जो 11 सदस्यीय आरक्षण समिति के जो 11 लोग हैं, जिसके अंदर शामिल बांदीकुई एमएलए है भागचंद टाकड़ा और अविनाश गहलोत, यहाँ पर ये जो 11 सदस्यीय डेलीगेशन है ये सरकार से मिला है। संकेत मिले हैं कि कहीं ना कहीं जो सकारात्मक जो बात हुई है कहीं ना कहीं सरकार से हुई है, ऐसा अभी जो संकेत मिल रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर जो कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत और बांदीकुई विधायक है भागचंद टाकड़ा, ये वहां धरना स्थल पहुंचेंगे। अब उसके बाद क्या ऐलान होता है वो अभी देखने वाली बात होगी। ठीक है, यानी कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अब क्या ऐलान होगा वो आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। प्रदर्शनकारियों के बीच में उनके आने की बात सामने आ रही है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं फलौदी से खबर, जहां शादी समारोह में हथियार के साथ डांस करने का मामला है और वायरल वीडियो पर पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कर रही है। पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से पिस्टल बरामद किया गया है। भुजासर थाना इलाके में यह घटना हुई है। भुजासर पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। आरोपी के नेटवर्क को खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें भी जरा आपको दिखाते हैं। हथियार के साथ डांस करते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो वायरल हुआ है और इसको लेकर के बड़ा हंगामा भी हो रहा है। लेकिन पुलिस ने हथियार तस्कर को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हथियार के साथ डांस करने की ये तस्वीरें हैं। लेकिन क्या ये कोई शादी समारोह का कार्यक्रम था या कोई दूसरा? लेकिन इस दौरान का ये वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में हथियार के साथ डांस किया गया और पुलिस ने हथियार तस्कर को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद कर ली गई। कल दिनांक 24/2/2026 को एक शादी में अवैध हथियार के साथ डांस करते हुए का वीडियो वायरल होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम जिला फलौदी को प्राप्त हुई। वीडियो की तस्दीक की। वीडियो में डांस करते हुए पाए गए व्यक्ति तुलछाराम पुत्र भागीरथ राम नैन निवासी नोकड़ा गोदारा को दस्तयाब कर उनके कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद की गई है। मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है। मुलजिम का पीसी रिमांड प्राप्त कर अवैध पिस्टल खरीद के संबंध में अनुसंधान जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिप्रकाश जुड़ गए हैं। बताइए क्या इस पर पूरी जानकारी है अभी, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है हाथों में हथियार हैं, लहराते हुए ये डांस करने का वीडियो सामने आया।
अभियान चलाकर जो है वो शादियों में और विवाह समारोह में इस तरह से जो है वो अपना एक वजूद कायम करने के लिए, अपना जो है भय कायम करने के लिए लोगों में इस तरह के मामले लगातार जिले में सामने आते रहे हैं। इसको लेकर जो है पुलिस लगातार जो है विशेष टीमों का गठन करते हुए ऐसी गिरफ्तारियां कर रही है, जिसको चलते तुलसाराम जो है वो नोखरा गोदारा का जो निवासी है उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसको लेकर पुलिस तत्परता दिखाते हुए जो है वो तुलसाराम को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से जो है वो एक अवैध पिस्टल बरामद की है। फिलहाल जांच कर जा रही है कि इस व्यक्ति का जो नेटवर्क अवैध हथियारों को लेकर किस तरह से है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हरिप्रकाश इस पर जानकारी देने के लिए। और धौलपुर से खबर मिल रही है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है और दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों पक्ष के 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मनिया थाना इलाके के अधन्नपुर गांव की घटना बताई जा रही है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने झगड़े को शांत भी करवाया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल भी करवाया, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं, लाठी भाटा जंग भी हुई और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। लेकिन जमीन विवाद का ये कारण बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और ये खूनी संघर्ष हुआ है। दो पक्षों में लाठी भाटा जंग होने लगी। दोनों पक्ष के 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीरज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, बताइए, ये जमीन विवाद का मामला, इसमें शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। देखिए, मनिया थाना क्षेत्र के अदन्नपुर गांव का मामला है। ये खेत का विवाद था गांव के दो पक्षों में। खेत के विवाद को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके हैं। बुधवार को दोनों पक्षों में तू-तू मैं हुई, गाली गलौज हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग, जिसमें महिला भी शामिल हो गई, लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में दोनों पक्ष के 5 जने घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने बताया दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है। घायलों का पुलिस ने मेडिकल करा दिया है। पुलिस ने बताया इस मामले में छानबीन की जा रही है। अनुसंधान के बाद कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज इस पर जानकारी देने के लिए। और अब कोटपुतली से बड़ी खबर, जहां बहरोड में जर्जर भवनों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। 3 स्थानों पर नगर परिषद का अभियान चला है और जेसीबी मशीन से जर्जर ढांचे को ध्वस्त किया गया। वहीं 42 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। वहीं 14 ने खुद अपने जर्जर निर्माण को हटाया है। बाकी को 2 दिन में निर्माण हटाने की चेतावनी भी दी गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी के जरिए जो निर्माण वहां पर किया गया था उसको हटाया जाता है और पहले से ही नोटिस दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने तो वहां से अपने जर्जर निर्माण को हटा लिया था, लेकिन कुछ ने नहीं हटाया था, जिसके बाद यहां पर कार्रवाई की जाती है। अब आपको जरा दिखाते हैं, ये जर्जर भवन है, कभी भी खतरा बन सकते थे। पहले चिन्हित किया गया और उसके बाद नोटिस दिया गया। उसके बावजूद भी अगर किसी ने नहीं हटाया तो जेसीबी के जरिए पीला पंजा वहां पर चला गया। और कोटा से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तलवंडी क्षेत्र में नकबजनी की वारदात का खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी विशाल उर्फ घोड़ी को गिरफ्तार किया गया। 45,30,000 भी आरोपी से बरामद किए गए। 22 फरवरी को तलवंडी क्षेत्र में वारदात हुई थी, जिसको लेकर के जानकारी मिली। इन्होंने तकनीकी साक्ष्य जुटाए, घटनास्थल पे एफएसएल एमओबी टीम का विजिट कराया, घटनास्थल से साक्ष्य उठाए, फिंगरप्रिंट चांस प्रिंट उठाए और घटना में प्रयुक्त जो नकब है वो उन्होंने वहाँ से बरामद किया। और एक व्यक्ति जिसका नाम है विशाल उर्फ घोड़ी, इसको गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अभी लगभग 45,30,800 रुपए नकद इससे जब्त किए हैं। और अजमेर से खबर, जहां कुएं में मासूम को धकेलने के मामले में सजा सुनाई गई और अपर जिला एवं सत्र कोर्ट का फैसला इस पर आया। दोषी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। गंज थाना इलाके में वारदात मामले में सजा सुनाई गई। बेटे की हत्या और बेटी की हत्या की कोशिश के जुर्म में यह सजा सुनाई गई। पिता ने स्कूल से ले जाकर कुएं में धकेला था और एक बेटी मौके से जान बचाकर के वहां से भाग गई थी। जी, मामला 7/7/2023 का है। पिता अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी दिलाने के बाद घुमाने फिराने के लिए लेके जाता है
इस बहाने से कि मैं आपको चीज़ वगैरह दिलाऊंगा या घुमाऊंगा फिराऊंगा, चलो स्कूल से छुट्टी स्कूल वाले दे देते हैं, क्योंकि पिता नेचुरल गार्जियन है, वो स्कूल वालों ने उनको छुट्टी दे दी। वो अपने खेत में ले जाके, हाथीखेड़ा का ये मामला है, हाथीखेड़ा में अपने खेत में ले जाके तीनों बच्चों को कुएं में डालने का प्रयास करता है, जिसमें से बड़ी बच्ची जो है वो अपना हाथ छुड़ा के पिता से चली जाती है, लेकिन एक बच्ची और एक बेटा हर्ष वो कुएं में वो उनको डाल देता है। डालने के बाद में छोटी वाली जो बच्ची है वो किसी तरह से हिम्मत करके कुएं में से बाहर आ जाती है, लेकिन हर्ष जो 4 साल का बच्चा होता है वो कुएं में डूब के मर जाता है। अपने पिता के विरुद्ध जो बयान दिए, उन बयानों के आधार पे अपने पिता को उन्होंने सजा करवाई। तो जब घटना सामने आई थी उस वक्त भी सवाल उठे थे, लेकिन सवाल यही था कि आखिर कोई पिता अपने बच्चों की इस तरीके से निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। आप कैसे इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने हर पहलू को जाना समझा और उसके बाद ये फैसला फिलहाल कोर्ट की तरफ से आया है। और आपको बता दें कि दोषी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक बेटी, दरअसल इसमें 3 बच्चे थे और एक बच्चा जो 4 साल का था उसकी कुएं में डूबने की वजह से मौत हो जाती है और जो दूसरी बड़ी बेटी थी वो वहां से भाग निकलने में कामयाब होती है। तो नाबालिग बेटियों की गवाही पर पिता को सजा सुनाई गई है। तो यानी कि इसमें गवाह कोई और नहीं बल्कि बच्चे ही थे जो कि वहां से उस वक्त बच करके बाहर निकल गए थे और पुलिस ने उनकी गवाही को महत्वपूर्ण माना और उनकी गवाही के आधार पर कोर्ट में जब ये सभी सबूत रखे गए और ये जब गवाही दी गई तो उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर यह फैसला सुनाया है। तो अजमेर से खबर है जहां अपर जिला एवं सत्र कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और दोषी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसमें आपको बता दें कि कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है, सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया है। गंज थाना इलाके में वारदात मामले में यह सजा सुनाई गई है। बेटे की हत्या और बेटी की हत्या की कोशिश का दोषी उस पिता को माना है और उसके बाद दरअसल स्कूल से छुट्टी करवा करके वहां से ले जाने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था और एक बच्चे की इसमें मौत हो जाती है। वहां से जो बड़ी बेटी थी वो वहां से बच निकलती है और उसके बयानों के आधार पर यह पूरा मामला जो है उसका खुलासा होता है और इसमें जो आरोपी पिता है उसको सजा अब सुनाई जाती है। तो कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना लगाया है और साथ ही जुर्माना के साथ साथ इसमें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। गंज थाना इलाके में वारदात हुई थी जिसको लेकर के ये जो फैसला है कोर्ट की तरफ से वो सुनाया गया। दरअसल पिता ने स्कूल से ले जाकर कुएं में अपने बच्चों को गिरने की कोशिश की थी, वहां से धकेलने की कोशिश की थी जिसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है, जबकि जो बेटी हैं वो वहां से बच करके निकल जाती है और इसको लेकर के जो जानकारी थी वो सामने आई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।